नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी जस्टिस यशवंत वर्मा के केस पर। जस्टिस यशवंत वर्मा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस समय न्यायाधीश हैं, वो आजकल अपने दिल्ली स्थित आवास में, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, वहां पर उनके सरकारी आवास में आग लगने पर एक स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों से घिरे हुए हैं और आज उन्हीं आरोपों का आजकल वो सामना कर रहे हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय जो है वो जस्टिस वर्मा ही है, और वो इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए क्या कहा था, क्या कहा है, और जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में क्या मांग की थी, इन्हीं सब मुद्दों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। और जो आज मेरी चर्चा की सबसे खास बात होगी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक फिर से बता दिया जस्टिस वर्मा को कि सीजेआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि जिनके पास कोई सूचना आए और वो सीधे उसको सूचना का आदान प्रदान कर दें। वो न्यायपालिका के मुखिया हैं, उनके राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भी कर्तव्य है, और इस न्यायपालिका को अक्षुण्ण और अनपॉल्यूटेड यानी अदूषित बनाए रखना भी उनका कर्तव्य है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो न्यायपालिका जैसी संस्था है जिस पे करोड़ों लोगों का विश्वास है, उसकी जो साख है वो बनी रहे और उसमें जो है स्वच्छता और जो अक्षुण्णता है वो कायम रहे। ये भी उनका कर्तव्य है। तो ये बहुत बड़ी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कही हैं, इसीलिए मैं आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा कर रही हूँ। जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। पहले तो हम ये बता दें कि ये भी एक बहुत खास बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के या हाई कोर्ट के सिटिंग जज जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। तो जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका दाखिल की थी, हालांकि उन्होंने याचिका में अपना नाम नहीं लिखा था और उस जगह को खाली छोड़ दिया था, XYZ जैसा लिख करके नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये जस्टिस वर्मा की ही याचिका थी। और उन्होंने उस याचिका में जो आंतरिक जांच कमेटी है जिसने उनको मिसकंडक्ट का पहली निगाह में दोषी ठहराया है, और ये भी अपनी जांच की रिपोर्ट में कह दिया था आंतरिक कमेटी ने कि जस्टिस वर्मा पर गंभीर मिसकंडक्ट जो है वो साबित होता है और वो पद पर रहने लायक नहीं है। तो जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में आंतरिक कमेटी की इसी रिपोर्ट को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि आंतरिक कमेटी की जो प्रक्रिया है ये असंवैधानिक है और इसलिए इसकी जो रिपोर्ट आई है उसको अमान्य घोषित किया जाए, और रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं, विशेष रूप से जिस निष्कर्ष में रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जस्टिस वर्मा पद पर बने रहने लायक नहीं है, इसको अमान्य घोषित किया जाए, इसको रद्द किया जाए। एक तो उन्होंने याचिका में ये मांग की थी, और दूसरी मांग उनकी याचिका में ये थी कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जो थे, उन्होंने कमेटी की ये रिपोर्ट जो फाइंडिंग्स आई थी, इस रिपोर्ट को अपनी संस्तुतियों के साथ में राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को भेज दिया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की संस्तुति की थी, अपनी ओर से सिफारिश की थी। तो जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में जो तत्कालीन चीफ जस्टिस की सिफारिश थी उन्हें पद से हटाने की गई, उसे भी रद्द करने की मांग की थी, उसे भी चुनौती दी थी। जस्टिस वर्मा का कहना था कि ये सारी प्रक्रिया जो है वो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान के मुताबिक हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है, और संसद ही प्रूव मिसकंडक्ट यानी साबित हो जाए जिस पर कदाचार, उसी आधार पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की कार्रवाई करती है। वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, वो इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र प्रक्रिया होती है। इसलिए ये जो कार्रवाई पैरेलल चली है, ये संविधान में जो शक्तियों का अलगाव दिया गया है, पृथकीकरण, उसका उल्लंघन है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी याचिका में कही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए सबसे पहले तो ये कहा है कि उनकी याचिका पर हम विचार करने की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि उनका आचरण जो है वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जस्टिस वर्मा ने कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस कमेटी की प्रक्रिया और उसकी रिपोर्ट को चुनौती दी है। वो पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, पहले वो कमेटी के समक्ष पेश हो गए। पहले उन्होंने कभी इस पूरी प्रक्रिया पर या उनके जो फोटो वीडियो जो घर में आग में नकदी जलने के हैं वो वेबसाइट पर डाले गए, उसको लेके उन्होंने कभी ऐतराज नहीं जताया था। तो जो वो बाद में आए हैं, इससे उनका जो आचरण है वो बहुत विश्वसनीय, विश्वास नहीं जगाता है और इसलिए उनकी याचिका सुनने योग्य नहीं मानते हम। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो ये कहा कि ये जो प्रक्रिया है, जो आंतरिक जांच प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में ये तय किया जा चुका है कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ जब जांच आती है तो इसी आंतरिक जांच प्रक्रिया के तहत उस पर सुनवाई होती है और उसी का पूरा पालन प्रक्रिया में किया गया था, इसलिए उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी। और तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम कही है, जो जस्टिस वर्मा की ओर से बहस के दौरान बार बार उठाया गया था, कि उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजीव खन्ना, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उन्हें हटाने की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। और ये सिफारिश करना उनका गलत है, क्योंकि इस सिफारिश के आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद में शुरू हो रही है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बताते चलूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने की एक प्रक्रिया संसद में शुरू हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि पहली बात तो अगर चीफ जस्टिस ने कोई संस्तुति कर भी दी है, मान लो कर दी है, तो भी उससे जो है संसद में क्या प्रक्रिया है इस पर कोई असर नहीं पड़ता। संसद की जो प्रक्रिया है न्यायाधीश को पद से हटाने की, महाभियोग की, वो बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। इसलिए इस जांच कमेटी की रिपोर्ट या सीजेआई का कोई संस्तुति करना उन्हें पद से हटाने का कोई मतलब नहीं है इस पर। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि अगर उनको जो वीडियो और फोटोग्राफ उनके जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए और अब जस्टिस वर्मा का ये कहना है कि इससे उनकी बहुत बदनामी हुई, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये मानते हैं कि जो प्रक्रिया है, आंतरिक जांच प्रक्रिया जो तय है, उसका ये हिस्सा नहीं था कि जो फोटोएं और वीडियो हैं वो वेबसाइट पर अपलोड किए जाते। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भले ही उसका हिस्सा ना हो, ये गैर जरूरी हो, लेकिन जस्टिस वर्मा ने चूंकि इस पर उसी समय आपत्ति नहीं उठाई थी, तो इसका अब कोई मतलब भी नहीं रह गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस वर्मा की ओर से सबसे ज्यादा दलीलें दी गई थी कि सीजेआई कैसे उनको हटाने की रिकमेंडेशन कर सकते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, ये बिल्कुल गलत और असंवैधानिक है, क्योंकि सीजेआई को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसा जस्टिस वर्मा की ओर से तर्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दो टूक समझा दिया है कि सीजेआई जो है वो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस वर्मा के फैसले में सभी को, पूरे देश को एक मैसेज देते हुए समझा दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जिनके पास कोई सूचना आती है और वो बस उस सूचना को वैसा का वैसा ही आगे भेज दे, यानी सूचना का आदान प्रदान करने वाला पोस्ट ऑफिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कर्तव्य भी बताए हैं और ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायपालिका के मुखिया हैं और न्यायपालिका के मुखिया होने के नाते न्यायपालिका में शुचिता, स्वच्छता और उसको दूषित ना हो, अदूषित रखना भी उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति भी है, ताकि जो न्यायपालिका संस्था है उसमें लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर न्यायपालिका की संस्था पर के विश्वास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ये बहुत गलत होगा। अगर उसका विश्वास मतलब डिगता है लोगों में, क्योंकि जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो विश्वास डिग जाता है, तो उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के मुखिया सीजेआई के ऊपर ही होती है। और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर कमेटी गठित की और उस आंतरिक कमेटी ने जांच की, वो पूरी प्रक्रिया सही थी, और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर वो रिपोर्ट सौंपी जाती है तो वो उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेजते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अथॉरिटी है। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के आदेश से होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में कहा कि राष्ट्रपति तो नियुक्ति के अधिकारी हैं, अधिकृत हैं, तो इसलिए उनको रिपोर्ट भेजना कुछ गलत नहीं था। दूसरे प्रधानमंत्री तो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी वो रिपोर्ट भेजना कुछ गलत नहीं था। और इसके अलावा रिपोर्ट के साथ में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई संस्तुति की थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या संस्तुति की थी, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी संस्तुति की थी जो कि कमेटी ने अपने निष्कर्ष में कही थी कि इनको पद पे रहने लायक नहीं है जस्टिस वर्मा, उन्हें हटाया जाना चाहिए, तो अगर ये भी संस्तुति की उन्हें पद से हटाने की, तो उसमें भी कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितनी जिम्मेदारी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये रिपोर्ट आई आंतरिक कमेटी की, और वो क्या उस समय जैसी ये मौजूदा स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा है अपने ऑर्डर में कि जैसा ये मौजूदा मामला है, मौजूदा मामले का मतलब क्या है, जैसा कि जस्टिस वर्मा के घर में जले हुए नोटों की भारी मात्रा में गड्डियां नकदी निकली थी, ये मामला जैसा सामने आया था, अगर इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कोई आंतरिक जांच कमेटी की एक रिपोर्ट आती है, उसके कुछ निष्कर्ष आते हैं, तो क्या उसके बाद ये सोचना गलत होगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस समय कुछ नहीं करना चाहिए था और वो सिर्फ ये इंतजार करते कि अब संसद कुछ करेगी, यानी संसद के पास अधिकार है किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का, तो क्या संसद के कार्रवाई करने का इंतजार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते कि संसद कार्रवाई करेगी? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता भी है, अगर कमेटी की रिपोर्ट आई और उसमें मिसकंडक्ट बोला गया, तो इसके बाद भी संसद के मन पर है, संसद के ऊपर तय करना संसद की इच्छा पर है कि वो कार्रवाई करती है आगे कि नहीं करती है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुखिया हैं न्यायपालिका के, जिनकी जिम्मेदारी है न्यायपालिका में शुचिता बनाए रखना और लोगों का विश्वास कायम रखना, उन्होंने जो किया, जो एक्शन लिया, जो कार्रवाई की, वो बिल्कुल उचित थी। उसको ना तो गैर कानूनी कहा जाएगा, ना असंवैधानिक कहा जाएगा। और इतना ही नहीं, इस कार्रवाई को गैर कानूनी और अवैध कहते हुए चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आज आया है जस्टिस वर्मा के बारे में, तो वो सिर्फ जस्टिस वर्मा के बारे में नहीं देखा जाएगा, ये भविष्य के लिए नजीर हो गई है, भविष्य के लिए एक व्यवस्था तय हो गई है कि कभी भी ऐसे मामले आते हैं तो अब कोई भी इस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो पहले ये जजमेंट रखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर्तव्य क्या है। अगर किसी न्यायाधीश पर किसी तरह के दाग लगते हैं, किसी तरह के आरोप लगते हैं, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कर्तव्य है, जनता के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि वो उस मामले में आंतरिक जांच कमेटी से जो जांच होती है वो जांच कराए। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसको वो नियमों के अनुसार स्वीकार करके वो आगे भी भेज सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, और अपनी संस्तुति भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ना ही ये संविधान में दी गई शक्तियों के पृथकीकरण की व्यवस्था का उल्लंघन है। तो आज जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है जस्टिस वर्मा के मामले में, वो व्यवस्था अब भविष्य के लिए तय हो गई है कि न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में अगर कोई आरोप आता है मिसकंडक्ट का, तो उसमें आंतरिक जांच कमेटी जांच करेगी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसकी रिकमेंडेशन है, वो तय व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संस्तुति के साथ सीजेआई भेजेंगे। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरे, ये प्रक्रिया जो है वो
बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में तय प्रक्रिया है तो ये पूरी तरह कानूनन है, इसको इस तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सब साफ कर दिया है कि कितना अधिकार जस्टिस वर्मा को इन चीजों पर चुनौती देने का था। वो देर से सुप्रीम कोर्ट आए और इसलिए उनका आचरण भी संदिग्ध माना सुप्रीम कोर्ट ने और अंत में याचिका खारिज कर दी। तो आज ये मामला इतना महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने आज इस पर आपके साथ चर्चा की है। फिर इसमें कुछ आगे होगा तो मैं जरूर उस पर आपसे चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।